स्टूडेंट्स। स्टाफिंग का चैप्टर कर रहे थे, मैनेजमेंट में उसको कंटिन्यू करेंगे और टॉपिक है सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट। तो सबसे पहले रिक्रूटमेंट एंड देन सिलेक्शन, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। रिक्रूटमेंट पेज नंबर 76 पे बताया जा रहा है कि रिक्रूटमेंट का मतलब इनिशियली जब इनवाइट करते हैं एप्लीकेशंस बहुत सारे स्टाफ से या प्रोस्पेक्टिव स्टाफ से, कहलाती है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब है इनविटेशन फॉर जॉब। और उन तमाम प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ से जो भी डेटा मिलेगा उसको फ़िल्टर आउट करके जब सिलेक्शन करेंगे तो यहाँ पे ऑफ़र करेंगे जॉब की। फर्स्ट स्टेज रिक्रूटमेंट, सेकंड स्टेज सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट कैसे होती है? रिक्रूटमेंट होती है सबसे पहले इनविटेशन फॉर जॉब, कि हम किस किस को इनवाइट करना चाहते हैं। तो रिक्रूटमेंट ड्राइव में सबसे पहले जॉब एप्लीकेशन के लिए एक ऐड दिया जाएगा कि कौन कौन लोग जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात उसमें डिटेल सारी होगी, कितना एक्सपीरियंस चाहिए, कितनी एजुकेशन चाहिए। इसके बाद जब प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ अप्लाई कर देंगे तो फ़िल्टर आउट करेंगे डेटा फ़िल्टर आउट करने के बाद सिलेक्शन की तरफ जाएंगे। सिलेक्शन में क्या होता है कि हम किस किस को बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए और उसमें से फाइनली कौन कौन से हम लोग नए प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ को पिकअप कर सकते हैं। पेज नंबर 76, सिलेक्शन रिक्रूटमेंट। The terms selection and recruitment are used alternatively, but there is a difference between the two. Recruitment is the initial step concerning with motivating for filling the vacancies by the suitable candidates, while selection is concerned with the picking the right people from amongst the candidate who have represented themselves. तो सबसे पहले रिक्रूटमेंट इनवाइट करना, तो डेटा आना शुरू होगा। फर्स्ट करें कि 100 प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ का डेटा आया, वो एक्सपीरियंस के हिसाब से करेक्ट था, एजुकेशन के हिसाब से करेक्ट नहीं था, या कह लें कि उनकी एजुकेशन कम थी डिज़ायर्ड जॉब के हिसाब से। 100 एम्प्लॉयज़ का जो डेटा हमने कलेक्ट किया, उस कलेक्शन में से एक्सपीरियंस रेलिवेंट नहीं था। 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए था, 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस मिल रहा है, लेकिन एजुकेशन यहाँ पे कंप्लीट थी। तीसरा, फर्स्ट करें 100 एम्प्लॉयज़ मज़ीद थे जिन्होंने अप्लाई किया था, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़। उनमें से एक्सपीरियंस और एजुकेशन के हिसाब से बिल्कुल रेलिवेंट सीवीज़ थी। और फ़र्ज़ कर लेते हैं कि 40 एम्प्लॉयज़ ऐसे थे प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ जो ना फुलफ़िल कर रहे थे एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया, ना फुलफ़िल कर रहे थे एजुकेशन का क्राइटेरिया। तो हम लोग इंटरव्यू कॉल के लिए इन 100 लोगों से बात करेंगे। रिक्रूटमेंट ड्राइव में क्या किया गया? रिक्रूटमेंट ड्राइव में फर्स्ट स्टेप सबसे पहले इनवाइट किया गया कि कौन कौन अप्लाई कर रहा है। इनविटेशन के बाद जब सीवीज़ मिल जाती हैं, सिलेक्शन करेंगे उसमें से कि कौन से एम्प्लॉयज़ को इंटरव्यू कॉल करें। उन एम्प्लॉयज़ को इंटरव्यू कॉल करने के बाद, इंटरव्यू कंडक्ट करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो स्टेप कहलाएगा सिलेक्शन। कि कौन कौन से कैंडिडेट हमारे मैयार पे पूरा उतरे इंटरव्यू के बाद। इसका मतलब जो इंटरव्यू कंडक्ट करना, इंटरव्यू के लिए कॉल्स करना, इंटरव्यू के लिए जो भी शुरुआत की हम लोग जो सिलेक्शन करेंगे वो रिक्रूटमेंट में ही आएगी। इसका मतलब रिक्रूटमेंट स्टेज में जब तक हम फाइनलाइजेशन की तरफ नहीं जाते वो रिक्रूटमेंट स्टेज है, और जब हम फाइनलाइज करने लगेंगे तो सिलेक्शन स्टेज शुरू है। इसका मतलब है जब फाइनलाइज करना शुरू करेंगे डेटा। तो रिक्रूटमेंट में इनविटेशन फॉर जॉब है, सिलेक्शन में ऑफर फॉर द जॉब। ओके, अब फर्ज करते हैं कि इन 40 कैंडिडेट्स में से जो इंटरव्यू के लिए एक्टिविटी की गई उसमें से शॉर्टलिस्ट किए गए 20 कैंडिडेट्स। उन 20 कैंडिडेट्स में से जॉब ऑफ़र की गई 10 कैंडिडेट्स को। उन 10 कैंडिडेट्स में से सिलेक्शन हुई 5 कैंडिडेट्स की नेगोशिएशन करने के बाद।
तो इनको हम हायर करेंगे। तो ये तमाम का तमाम प्रोसीजर कहलाता है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट का मतलब है इनविटेशन जॉब के लिए, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, जॉब एड से लेके इंटरव्यू के बाद फिल्ट्रेशन करने तक ये तमाम का तमाम रिक्रूटमेंट कहलाएगा। और सिलेक्शन का मतलब कि किस किस को हम जॉब ऑफ़र करेंगे सारी रिक्रूटमेंट ड्राइव करने के बाद। सिलेक्शन में ये देखा जाता है कि रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, रेलिवेंट एजुकेशन होनी चाहिए, रेलिवेंट स्किल्स होने चाहिए, और साथ साथ क्या हमारे मेयार पे वो ख़ास एम्प्लॉय पूरा उतरता है या नहीं उतरता, हमारे हिसाब से फ़िट हो जाएगा कंपनी में या नहीं। तो ये तमाम बातें हम देख रहे हैं रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में। दो तरीके से रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन की तरफ हम जा रहे होते हैं, मतलब हायरिंग दो तरीके से हो सकती है, जिसको कह सकते हैं कि एक इमीडिएट हायरिंग होती है, एक इमीडिएट हायरिंग इमीडिएट बेसिस पे भी हो सकती है, और हायरिंग इमीडिएट के अलावा फॉर एग्जांपल आफ्टर अ मंथ पोजीशन फ्री होगी। अच्छा, ये तो हो गई टाइमिंग। दूसरी बात हायरिंग के लिए एक और हो सकती है, हायरिंग या तो वैकेंट पोजीशन के लिए होगी या अबाउट टू वैकेंट पोजीशन के लिए, या फिर फ्यूचर पोजीशन के लिए। अगर फ़िलहाल कोई सीट खाली है, उसके ऊपर जॉब इंटरव्यूज़ हो रहे हैं और उसके बाद जॉब ऑफ़र की जाए, वो कहलाता है वैकेंट पोजीशन। दूसरी बात, 1 महीने बाद जॉब फ्री होगी या जॉब अवेलेबल होगी तो 1 महीने बाद के लिए आज से रिक्रूटमेंट ड्राइव करवाना, ये अबाउट टू वैकेंट पोजीशन। वो पोजीशन जो कि अभी खाली नहीं है, अभी वहाँ स्टाफ काम कर रहा है, 1 महीने या 2 महीने के बाद वो रिप्लेसमेंट होगी, तो ये कहलाता है अबाउट टू वैकेंट पोजीशन। और तीसरी चीज़ फ्यूचर पोजीशन। हमें लगता है ऐसा है कि बिज़नेस एक्सपेंड होने के बाद किसी ना किसी वक्त हमें मज़ीद स्टाफ चाहिए होगा बिज़नेस को कंटिन्यू करवाने के लिए, तो उसके लिए कहा जाएगा कि वो फ्यूचर पोजीशन के लिए बात कर। तो डिपेंड करेगा कि हम किस सिचुएशन में कैसे रिक्रूटमेंट ड्राइव कर सकते हैं, किस तरीके से एम्प्लॉयज़ को अपने बिज़नेस फील्ड में लेकर आ सकते हैं। वैकेंट पोजीशन में इमीडिएट हायरिंग हो रही होती है, और अबाउट टू वैकेंट पोजीशन में 1 मंथ या 2 मंथ्स का टाइम दे दिया जाता है। फ्यूचर पोजीशन में भी बिल्कुल यही होता है कि एक पोजीशन जब बनेगी, एक नई पोजीशन क्रिएट होगी, तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट दी जा सकती है। मज़ीद बात यह है कि जब रिप्लेसमेंट होती है, एक स्टाफ के बजाय अगर दूसरा स्टाफ आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मिस्टर ए जॉब पे थे, अब ये रिप्लेस हो जाएंगे मिस्टर बी से, और इनकी जॉब जैन में एंड होगी और मिस्टर बी को ये हैंड ओवर दे देंगे और फरवरी में मिस्टर बी फुल चार्ज ले लेंगे। न्यू एम्प्लॉय और आउट गोइंग एम्प्लॉय मिस्टर ए अपने जितने भी काम जहाँ तक रोके थे वो तमाम के तमाम हैंड ओवर किए जाएंगे, बता दिए जाएंगे नए आने वाले स्टाफ को। फॉर एग्ज़ाम्पल मिस्टर ए बहुत इमीडिएट बेसिस पे छोड़ना चाहते हैं, तो ये अपने सीनियर मिस्टर ए फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये इनके सीनियर है तो अपने सीनियर को सारा डेटा दे देंगे कि मैंने ये काम यहाँ तक किया है और यहाँ तक हम लोग कंप्लीशन तक जा चुके हैं, इसके आगे से कंटिन्यू करना है। और मिस्टर डबल ए जो कि सीनियर थे ए के, फिर वो मिस्टर बी को गाइड करेंगे कि आप किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो जनवरी से फ़र्ज़ करें कि जनवरी से जा रहे हैं तो या तो फ़ौरन जनवरी में बी ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन बी के आने तक अगर ए मौजूद नहीं है तो उनके कोई सीनियर या कोई दूसरा स्टाफ ए के बारे में या ए के काम के हिसाब से समझा देगा बी को कि आपने किस तरीके से काम लेके चलना है। और अगर ऐसी सिचुएशन हो कि मिस्टर ए भी मौजूद हों और बी आ जाए उनको रिप्लेस करने, तो कुछ दिनों के लिए मिस्टर ए मिस्टर बी को समझाते रहेंगे जाते जाते कि किस तरीके से आपने काम लेके चलना है। एक चीज़ कहलाती है नोटिस पीरियड।
अगर के जॉब से एग्ज़िट करना है, दोनों पार्टीज़, एम्प्लॉयर भी और एम्प्लॉय भी लायबल होते हैं कि एक नोटिस पीरियड, वो बफर पीरियड को बीच में लेकर आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को निकाला तो कम से कम 1 महीने पहले वो बता देंगे कि एम्प्लॉय को हम इस ऑर्गेनाइजेशन से निकालना चाह रहे हैं, तो ताकि 1 महीने का वक्त हो एम्प्लॉय को कोई और जॉब ढूंढने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही एम्प्लॉय अगर कोई जॉब छोड़ के जाना चाह रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल नोटिस पीरियड 1 मंथ का है, तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों जो भी टर्मिनेशन करेंगे कॉन्ट्रैक्ट की, वो 1 महीने का नोटिस देंगे कि 1 महीने तक मैं कहीं नहीं जाऊँगा, 1 महीने के बाद मैं जॉब छोड़ के जाऊँगा और मेरी जगह किसी और को आप रिप्लेसमेंट पे ला सकते हैं। तो ये चीज़ कहलाती है नोटिस पीरियड कि कब रिप्लेसमेंट के लिए कितना अर्सा दरकार है, एक एम्प्लॉई से रिप्लेसमेंट दूसरी एम्प्लॉई तक होने तक कितना टाइम लगेगा, ये चीज़ कहलाती है नोटिस पीरियड। इससे फ़ायदा एम्प्लॉय को भी और एम्प्लॉयर को भी है। जब एम्प्लॉयर कहेगा कि आप चले जाएं हमारी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के 1 महीने के बाद, तो एम्प्लॉय का ये फ़ायदा है कि एम्प्लॉय उस 1 महीने में जॉब सर्च करेगा और एम्प्लॉयर उस महीने में एक रिप्लेसमेंट ढूंढने की कोशिश करेगा कि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय के बजाय नया एम्प्लॉय हम ले सकते हैं, तो उसके लिए फिर इंटरव्यूज़ वगैरह होंगे। बिल्कुल ऐसे ही अगर एम्प्लॉय को कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो एम्प्लॉय जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय काम कर रहा था कंपनी में, कोशिश करेंगे कि 1 महीने तक वो बात करके रखें अगली जगह कि 1 महीने के बाद से मैं आपके पास ज्वाइनिंग दूंगा, और 1 महीने तक वो कोशिश करेंगे कि अपने एम्प्लॉयर को समझा दें या उनको पहले नोटिस दे दें कि मैं 1 महीने तक आपके साथ मौजूद हूँ, जितना भी काम कवर कर सकते हैं उतना कवरेज कर लेंगे, उसके बाद से फिर आप रिप्लेसमेंट ला सकते हैं मेरी जगह। तो इस सूरत हाल में एम्प्लॉयर के पास टाइम होगा कि वो फिर कोई नई अच्छी सब्स्टिट्यूशन या रिप्लेसमेंट ले सकते हैं मार्केट से कि एग्जिस्टिंग स्टाफ को कैसे रिप्लेस किया जाए किसी दूसरे स्टाफ के साथ। ओके, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन में मज़ीद बात ये पास्ट एक्सपीरियंस को देखते हुए जो HRM डिपार्टमेंट जो रिक्रूटमेंट कर रहे होते हैं वो बेहतर से बेहतर रिक्रूटमेंट ड्राइव कर रहे होते हैं। इंटरव्यू करते करते वो ज़्यादा एक्सपर्ट होते जाते हैं, फिर ट्रांसपेरेंट तरीके से लोगों की हायरिंग शुरू हो गई। आजकल ख़ास तौर पे आप कह सकते हैं कि कुछ ऐसे पोर्टल्स हैं जैसे लिंक्डइन है और जैसे jobby.pk, rosie.pk, ये कुछ पोर्टल्स हैं। यहाँ से अगर के कोई थर्ड पार्टी आपके लिए कोई अच्छा स्टाफ ढूंढ के लाती है और रिक्रूट करवाती है, तो ये एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और फेयर सिचुएशन होगी। तो इस सूरत हाल में क्या होगा, इस सूरत हाल में ऐसा हो सकता है कि कंपनी की जो बायसनेस या किसी ख़ास मैनेजर की कोई बायसनेस है तो वो बायसनेस ख़त्म हो जाती है और एक क्रिस्टलाइज वे में और एक ट्रांसपेरेंट वे में नया कोई स्टाफ आप हायर कर सकते हैं, जो कि पहले नहीं हुआ करता था। पहले के दौर में ज़्यादातर बायसनेस या फेवरेटिज्म दिखाई देता था, आजकल थोड़ी ट्रांसपेरेंसी आ सकती है। दूसरी बात, मज़ीद जब से सोशल मीडिया का दौर है तो लोग फीडबैक्स दे रहे होते हैं कि उनकी जॉब कैसी रही, या उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सारी हिस्ट्री मौजूद होती है कि उन्होंने कब कहाँ से काम शुरू किया और कब कहाँ काम ख़त्म किया है। तो क्योंकि ट्रांसपेरेंसी इतनी ज़्यादा है और लोगों की एक्सेस टू द डेटा बहुत आसान है पहले के मुकाबले में, तो आम तौर पे अब जो पहले जैसे फेवरेटिज्म या मेरिट कल्चर नहीं था, तो अब उसकी तरफ पाकिस्तान में ख़ास तौर पे बात करेंगे कराची में, तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ऐसा होता है कि ट्रांसपेरेंसी की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहे होते हैं और फेयर वे में चल रहे होते हैं। लेकिन सिलेक्शन प्रोसेस, पेज नंबर 76, नेक्स्ट टॉपिक कि किस तरीके से स्टाफ को हायर किया जाता है, प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। पेज 76 पे इसका थोड़ा बहुत इंट्रो है। पेज नंबर 77 पे कुछ स्टेप्स दिए हैं प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन के। नंबर 1, अब ये प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन असल में रिक्रूटमेंट प्लस सिलेक्शन की बात है, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप बात होती है। तो सिलेक्शन पे जब भी आएंगे जब हम रिक्रूटमेंट कर चुके होंगे, तो सिलेक्शन का ओवरऑल प्रोसेस में रिक्रूटमेंट भी कवर हो रहा होता है। तो प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, पेज नंबर 77, First, the standard of selection is determined in the light of present requirement, but in some cases the standard is determined in the light of the future needs. आज की जॉब को रिप्लेस करना या आज एक जॉब क्रिएट हो रही है उसको रिप्लेस करना या उसके लिए नया बंदा आप लेकर आ रहे हैं मार्केट से, तो एक बात तो ये हो सकती है। दूसरी बात ये कि आज के बजाय रिक्वायरमेंट अगर 3 महीने बाद की है तो आज से रिक्रूटमेंट करेंगे, आज से उसको ट्रेन करेंगे ताकि 3 महीने बाद हमारे लिए वो बेहतर काम कर सके, तो ये भी एक सिचुएशन हो सकती है। सेकंड फेज़ क्या होता है प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन में,
Having determined the standard of selection, the applications are invited from the prospective candidates. These applications are submitted by the candidates with their personal biodata, but in the big and systematic organizations, the printed application forms are provided to the applicants in which they are decided to fill the required information in the prescribed column या boxes. एम्प्लॉयज़ का डेटा आता है आजकल के दौर में रेज्यूमे के थ्रू या सीवीज़ के थ्रू. वेरिएशन ये आ सकती है कि एक एम्प्लॉई के रेज्यूमे में कुछ और किस्म का डेटा है और दूसरे एम्प्लॉई के रेज्यूमे में किसी और किस्म का डेटा है. फॉर एग्जांपल जो फील्ड्स हैं, फील्ड के हिसाब से एक एम्प्लॉई मिस्टर ए हैं, उन्होंने बताया एजुकेशन को डिस्कस किया अपने रेज्यूमे में, और एम्प्लॉय बी हैं, इन्होंने जो अप्लाई किया था उसमें एजुकेशन फील्ड के बारे में बताया. फिर एक्सपीरियंस, जॉब एक्सपीरियंस क्या है, इन्होंने भी जॉब एक्सपीरियंस के बारे में बताया. ये तो बेसिक चीज़ें ये तो होंगी. पर्सनल बायोडाटा भी बता दिया दोनों ने, और इन्होंने भी पर्सनल बायोडाटा बताया. अब फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक ऐसी फील्ड थी जिसमें स्कॉलरशिप्स के बारे में बात हो रही है, और इस रेज्यूमे में ऐसी कोई बात नहीं हुई, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मिस्टर ए ने स्कॉलरशिप हासिल नहीं की हो. इसका मतलब है कि हो सकता है कि उन्होंने स्कॉलरशिप हासिल की हो लेकिन उनके रेज्यूमे में ये नहीं लिखा हुआ. ऐसा हो सकता है. अदर एक्टिविटीज़ मेंशन की हैं मिस्टर ए ने, और मिस्टर बी ने अदर एक्टिविटीज़ या हॉबीज़ वगैरह नहीं लिखी हैं. तो जब कंपैरिजन करेंगे, जब रिक्रूटमेंट के ड्राइव के दौरान में जब एचआर डिपार्टमेंट दोनों रेज्यूमेस को टेस्ट करेगा, तो एक कंपैरिजन तो बन गया इन दोनों के दरमियान में. एक चेंज ये आ गया. दूसरा चेंज एक्सपीरियंस को आप तोल सकते हैं. फिर पर्सनल बायोडाटा, इसमें भी चेंज दोनों का देख सकते हैं. एज वगैरह में क्या फ़र्क है. स्कॉलरशिप, इसमें इन दो फील्ड्स में कंपैरिजन नहीं किया जा सकता. फिर एक्सपीरियंस में, एक्सपीरियंस दो तरीके का होता है. एक एक्सपीरियंस होता है ट्रेनिंग का, और एक आपकी फुल फ्लैज जॉब होती है. अब एक शख्स ने एक्सपीरियंस में ट्रेनिंग और जॉब दोनों के बारे में लिख दिया, एक शख्स ने जॉब के बारे में लिखा और ट्रेनिंग के बारे में नहीं लिखा, तो यहाँ पे भी हम कंपेयर आसानी से नहीं कर सकते. तो इन सूरत हाल की वजह से कंपनीज़ क्या करती हैं, कंपनीज़ कुछ फॉर्म्स फिल करवा लेती हैं जिसको जॉब एप्लीकेशन फॉर्म भी कहा जाता है. अब वो हर एम्प्लॉई से कुछ ख़ास सवालात कर रहे होंगे. इसमें एजुकेशन के बारे में क्वेश्चन होंगे, इसमें एक्सपीरियंस के बारे में क्वेश्चन होंगे, इसमें पर्सनल बायोडाटा के बारे में क्वेश्चन होंगे. तो कंपैरिजन की बात करेंगे तो दोनों एम्प्लॉयज़ या जितने भी एम्प्लॉयज़ अप्लाई कर रहे हैं उन तमाम का डेटा एक ही बेसिस पे होगा या तमाम फील्ड्स मौजूद होंगी, तो कंपैरिजन करना आसान होगा. स्टैंडर्डाइज वे में हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, क्योंकि सीवी हर एक की सेम नहीं होती, हर एक का रेज्यूमे सेम नहीं होता, कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग हो सकती है. तो कंपनी अपने हिसाब से वो तमाम इन्फॉर्मेशन लेना चाहेगी जो कि उसको दरकार है उस जॉब के लिए. अब कि कौन कौन लोग उसको जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उस कंपनी को सब्सक्राइब कर सकते हैं. तो उस सूरत के लिए ज़्यादा बेहतर ये है कि वो फॉर्म्स कोई एक स्टैंडर्ड फॉर्म बना दें और उस फॉर्म पे सारे लोग अपना अपना डेटा बता देंगे ईमेल के थ्रू, या कंपनी में जब जाते हैं तो इंटरव्यू से पहले ऐसी एक एक्टिविटी होती है कि वो फॉर्म्स आपसे फिल करवाते हैं. तो ज़्यादा आसानी हो जाती है कंपनी को टेस्ट करने के लिए तमाम एम्प्लॉयज़ को कि कौन से एम्प्लॉय का डेटा किस एम्प्लॉय के साथ कंपेरेबल है या नहीं है. तो ये ज़्यादा आसानी हो जाती है. तो स्टैंडर्डाइज वे में रखने के लिए फॉर्म्स के थ्रू या जॉब एप्लीकेशन के थ्रू ज़्यादा आसानी से डेटा हासिल किया जा सकता है. सेकंड स्टेज में मज़ीद बात बता रहे हैं कि आप अपने हिसाब से बहुत सारी बातें पूछ सकते हैं कि एक्सपीरियंसेस क्या हैं, या आपने स्कॉलरशिप्स हासिल की हैं या कोई ख़ास सेमिनार वगैरह अटेंड किए हैं. थर्ड स्टेज
For segregating the application of suitable candidate, the screening interview, first interview is conducted. अब इंटरव्यूज़ की बात करेंगे। इंटरव्यू में कहीं कहीं पे 2 इंटरव्यू, कहीं कहीं पे 3 इंटरव्यू, कहीं कहीं पे 4 इंटरव्यू होते हैं। वो किस तरीके से? सबसे पहला इंटरव्यू होता है HRM का इंटरव्यू, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का इंटरव्यू होता है। उसमें सिर्फ़ और सिर्फ इंट्रो लिया जाता है, स्टाफ को देखा जाता है, उस स्टाफ के बारे में एक पर्सनैलिटी रिव्यू कह लें कि पर्सनैलिटी किस तरीके की है स्टाफ की। ये फर्स्ट इंटरव्यू। सेकंड इंटरव्यू HR इंटरव्यू के बाद फील्ड रिलेटेड इंटरव्यू है, जो कि फील्ड का जो भी स्टाफ या सीनियर स्टाफ जो मौजूद होगा वो फील्ड से रिलेटेड इंटरव्यू या फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहा होगा। इन दोनों इंटरव्यू के दरमियान में कुछ हफ्तों का गैप हो सकता है। पर्सनैलिटी रिव्यू के बजाय यहाँ पे नॉलेज का रिव्यू कहा जा सकता है। इन दो के दरमियान में हो सकता है कि 2 वीक्स का गैप हो। फर्स्ट HR इंटरव्यू अगर अच्छा हो जाता है तो यहाँ से शॉर्टलिस्ट होके सेकंड इंटरव्यू तक पहुँच जाता है कैंडिडेट, और अगर सेकंड इंटरव्यू भी बहुत अच्छा हो जाता है तो फिर थर्ड इंटरव्यू, जो कि हो सकता है फाइनल इंटरव्यू हो। थर्ड इंटरव्यू होता है और तमाम लोग, मतलब दोनों पार्टीज़, कैंडिडेट भी और तमाम इंटरव्यूअर्स अगर के राज़ी हो सकते हैं तो फिर इसमें बार्गेन की जाती है कि सैलरी कितनी रखी जाएगी। और अगर यहाँ पे भी यस हो जाता है, दोनों पार्टीज मान जाते हैं, तो इन दी एंड एम्प्लॉय को हायर कर दिया जाता है। किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा भी होता है, किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है कि मेडिकल टेस्ट की ज़रूरत भी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ख़ास फील्ड पे काम करना है जाके, या किसी ख़ास प्लांट पे जाके काम करना है, तो हाइट या वेट के ऊपर हो सकता है कि मेडिकल टेस्ट भी रिकमेंडेड हो। तो सूरत हाल में जो एम्प्लॉय के हायर करने के लिए थर्ड स्टेज के बाद हो सकता है फोर्थ स्टेज भी हो कि मेडिकली भी टेस्ट किया जाए। जैसे कि ड्राइवर्स की बात करें, अगर ड्राइवर्स के लिए जॉब होती है तो उसमें फिर उनकी टेस्टिंग होती है ड्राइव करवा के, तो उसके लिए मेडिकल भी ज़रूरी होता है। तो थर्ड स्टेज हम देख चुके हैं। 4 फॉर नोइंग अबाउट द नॉलेज एंड कैपेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट करेक्टली दे आर पास थ्रू एन ओरल और रिटन टेस्ट। इनके अलावा मज़ीद अगर ऑप्शनल एक और बात भी हो सकती है कि रिटन टेस्ट ले लिया जाए एम्प्लॉय की नॉलेज को बेहतर समझने के लिए। Fifth step, the final interview is arranged after the first interview test of the suitable candidate with the selection officer of the other department with whom the selectee will have contacts may also sit in the final interview। जो फाइनल इंटरव्यू होगा उसमें हो सकता है कि HR डिपार्टमेंट और फील्ड जो भी इंटरव्यूअर थे वो भी मौजूद होंगे या उनके सीनियर्स मौजूद होंगे, तो वो मिल के कंपेयर करेंगे, वो मिल के एवेल्यूएट करेंगे कौन से कैंडिडेट को हम ले सकते हैं अपनी कंपनी में। 7th, in some cases the selectee is also required to be examined medically, जो कि हम बात कर चुके हैं। 8 नंबर, after passing through all stages mentioned above, if the results are positive and according to the set standards, the job is offered to the candidate or he is informed through mail that he has been selected against the published job। अगर तमाम के तमाम सिचुएशन क्लियर है तो इन दी एंड एम्प्लॉय को हायर कर दिया जाएगा और एम्प्लॉय को कॉल कर दी जाएगी कि आप फाइनल हो चुके हैं और आपकी तरफ से एक्सेप्टेंस दरकार है, फिर आप जॉब पे आ सकते हैं। जॉइनिंग डेट वगैरह बता दें, ये तमाम चीज़ें। द स्टैंडर्ड एंड रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस इन्फॉर्म द एप्लीकेंट्स इन केस ऑफ रिजेक्शन ऑल्सो। कहीं कहीं पे कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसा भी करती हैं कि अपनी तरफ से एक ईमेल ड्राफ्ट कर देती हैं बहुत अच्छी सी, और उसमें लिख दिया जाता है कि फ़िलहाल जो है हमने उस वेकेंट पोजीशन के लिए स्टाफ हायर कर लिया, लेकिन आपकी CV को इन फ्यूचर कंसिडर किया जा सकता है और थैंक्स फॉर कोऑपरेशन। इस तरीके से एक अच्छी सी ईमेल ड्राफ्ट करते थे ताकि अगर कैंडिडेट अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जाने के लिए बहुत ज़्यादा तैयारी कर रहा था तो उसको बता दिया जाए, एक तरीके से नॉलेज दे दी है कि फ़िलहाल वो जॉब में
इन नहीं हो सकते हैं तो बाद में किसी और जगह उनको अगर के पॉसिबिलिटी होगी और रिक्वायरमेंट होगी तो उनको हायर किया जा सकता है। जैसे कैंडिडेट भी एक तरीके से कैंडिडेट के लिए भी आसानी रहती है कि फिर वो दूसरी कोई और ऑर्गेनाइजेशन में कोशिश करता है कि वो ट्राई करे कि किसी और ऑर्गेनाइजेशन में जाके काम कर सकता है, फिर कहीं और अप्लाई कर सकता है। क्वेश्चन अगर आता है सिलेक्शन के ऊपर लिखने के लिए सिलेक्शन रिक्रूटमेंट क्या चीज़ है, तो फिर आप सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट के सिर्फ इंट्रो के बारे में बात कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन आता है प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन बताएं, तो प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन में दोनों बातें आती हैं, रिक्रूटमेंट भी और वो रिक्रूटमेंट से लेके सिलेक्शन तक की बात आती है। तो प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन भी आपका टेस्ट हो सकता है एग्जाम में तकरीबन 10 मार्क्स के लिए। सिलेक्शन रिक्रूटमेंट अगर कुछ आता है उसका इंट्रो वगैरह बताना है, तो फिर सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट का इंट्रो अगर सिर्फ बता रहे होंगे तो 5 से 7 मार्क्स 8 मार्क्स के लिए सवाल आ सकता है। पेज नंबर 82 परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ स्टाफ इन द स्टाफिंग एक्टिविटी। स्टाफ से किस तरीके से हम बेहतर से बेहतर काम लें और कब उनको सैलरी उनकी इंक्रीज़ करवाएं या इंक्रीमेंट करवाएं, कब उनका अप्रेजल करें, कब उनकी प्रमोशन करें, ये इंतहाई ज़रूरी है कंपनी में आगे बढ़ने के लिए। तो बताया जा रहा है पेज 82 पे जो 3 बुलेट्स हैं और देख लेते हैं। इन एडिशन द अप्रेजल अकॉर्डिंग टू मैनेजरियल पॉइंट ऑफ व्यू, दिस अप्रेजल इज ऑल्सो नेसेसरी ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। नंबर 1 फॉर एलोकेटिंग द रिसोर्सेज वेयर टू इन्वेस्ट एंड वेयर नॉट। सेकंड for encouraging the hard and honest workers through reward. Third, for finding out the efficiency of workers especially with reference to their weakness. तो परफॉर्मेंस अप्रेजल जो कि कंट्रोलिंग में भी देखा गया था और मैनेजमेंट में ऑब्जेक्टिव में भी देखा गया था, इन दोनों से रिलेट करते हुए जब हम आगे चलेंगे तो हमें पता चलेगा किसी भी स्टाफ की परफॉर्मेंस एवेल्यूशन के बाद पता चलेगा कि उसके वीकनेसेस को ओवरकम किया उसने या नहीं, पहली बात। दूसरी बात, क्या वो एलिजिबल है प्रमोशन और इंक्रीमेंट के लिए। और तीसरी बात, क्या उस रिसोर्स को हमने सही जगह यूज़ किया या उसकी कोई और जगह है, हम क्या डिपार्टमेंट चेंज कर सकते हैं या ब्रांच चेंज करवा के काम कर सकते हैं उसके साथ। परफॉर्मेंस अप्रेजल पेज 82 पे first para for appraising the efficiency of the workers, Robert Owen adopted a very interesting method in 1800 in his textile mills. He for this purpose opens a book for every worker and used the colored wooden blocks. He noted daily about the efficiency of every worker in his book and for the display of his efficiency put the block on his table. Every color allocated a standard which were decided from worst to best. The colored blocks relevant to the efficiency used to be put on the table of the worker. Consequently, the working spirit developed very high amongst the workers. तो रॉबर्ट ओवन ने क्या काम किया था कि इन्होंने तमाम वर्कर्स को रोज़ के रोज़ एवेल्यूएट करना शुरू किया और जो बेस्ट कैंडिडेट या बेस्ट उनके पास एम्प्लॉयज़ मौजूद थे उनकी मोटिवेशन के लिए एक ख़ास किस्म का या ख़ास कलर का ब्लॉक उनकी टेबल पे रख दिया ताकि दूसरे एम्प्लॉयज़ उनको देख के सीखें और मोटिवेशन हासिल करें। तो रोज़ के रोज़ अपडेट करते जाते थे, जो बेहतर से बेहतर एम्प्लॉय होता था उसको अलग तरीके से वो डिस्टिंग्विश कर दिया करते थे अपनी इस एक्टिविटी के थ्रू। तो ये परफॉर्मेंस अप्रेजल सबसे पहला कहा जाएगा कि 1800 ईयर में शुरू हुआ था, जो कि रॉबर्ट ओवन ने शुरू किया था। सेकंड पैरा, दिस परफॉर्मेंस अप्रेजल इज कंडक्टेड टू नो वेदर द वर्कर्स आर वर्किंग प्रॉपर्ली और नॉट। वन ऑफ द पर्पसेस ऑफ दिस अप्रेजल इज ऑल्सो टूवर्ड द हार्ड एंड ऑनेस्ट वर्कर्स एंड टू punish the lethargic and inefficient workers because efficiency depends both on reward as well as punishment. तो परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑलरेडी कंट्रोलिंग में भी हम लोग देख चुके थे। तो कंट्रोलिंग में भी यही बात थी कि अगर ये एम्प्लॉयज़ को हम डे टू डे एक्टिविटी अगर हमारी मॉनिटरिंग की रोज़ रहेगी या महीने के महीने या साल के साल, उससे ये फ़ायदा हासिल होगा कि जो ऐसे वर्कर्स हैं जो कि हार्ड वर्क कर रहे हैं और आगे बढ़ सकते हैं तो हम उनको आगे बढ़ा देते हैं, और जो वर्कर्स ऐसे हैं जिन्होंने काम ठीक तरीके से नहीं किया है तो या तो उनको डिमोट कर देंगे या फिर उनको टर्मिनेट कर सकते हैं उनकी जॉब। तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है। इसके बाद पेज नंबर 83, फोर्थ पॉइंट, फॉर एस्टेब्लिशिंग द ट्रांसपेरेंट इम्पार्शियल रिलेशनशिप विद द वर्कर्स द फॉलोइंग मैटर्स इन द मॉडर्न मेथड्स ऑफ अप्रेजल शुड बी एम्फसाइज्ड। नंबर 1, अप्रेजल शुड बी एफिशिएंसी ओरिएंटेड। द वर्कर शुड रियलाइज देयर वीकनेसेस एंड लैगिंग। अप्रेजल में बता दिया जाएगा कि कौन कौन से एरियाज़ पे वर्कर्स ने काम करना है। सेकंड, अटेंशन शुड बी लेड ऑन द ऑब्जेक्टिव, इन अदर वर्ड्स दे शुड बी मोटिवेटेड टू वर्क विद देयर फुलेस्ट एंड कैपेबिलिटीज एंड कॉम्पिटेंसीज। और एमबीओ के थ्रू
ज़्यादा बेहतर है कि ट्रांसपेरेंटली हर एरिया को देखते हुए बात करेंगे और उस हिसाब से एवेल्यूशन करेंगे। और थर्ड, डिटर्मिनेशन द ऑब्जेक्टिव कलेक्टिवली, इन अदर वर्ड दे शुड नो अबाउट देयर पर्सनल फॉल्ट्स बिकॉज द ऑब्जेक्टिव वर ऑल्सो डिटर्मिन्ड बाय देम। तो सब लोगों को किस तरीके से लेके चलना है और टीम में वो फिट इन होते हैं या नहीं होते, इंडिविजुअली क्या गलतियाँ कर रहे हैं और अगर इंडिविजुअली सही चल रहे हैं तो टीम में क्या गलतियाँ कर रहे हैं, इस तमाम पे परफॉर्मेंस अप्रेजल किया जाएगा। तो फिर ये हमारी आज की क्लास थी जिसमें हमने कवर किया रिक्रूटमेंट सिलेक्शन और परफॉर्मेंस अप्रेजल। अगली क्लास में बात होती है स्टाफिंग पे। अल्लाह हाफ़िज़।